वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2011 प्राइवेट इंटर फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और मतलब जिसका जो है हमें नेट लॉस आ रहा था आखिरी में 36,000, ठीक है। और नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, वो कैपिटल के अंदर क्लोज हो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो तमाम टेम्परेरी आइटम्स होते हैं। जो परमानेंट आइटम कौन से होते हैं, जो कि बैलेंस शीट में होते हैं और वो मतलब हमेशा रहते हैं, ठीक है, एक बिजनेस के पास। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। और बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट कुछ ये होता है कि आप एक साइड पे अपने तमाम असासे रिकॉर्ड करते हो, दूसरी साइड पे आपकी लायबिलिटीज और इक्विटी आती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, यूसर कंपनी, देन बैलेंस शीट, और जिस पीरियड की हम बना रहे हैं बैलेंस शीट वो पीरियड, ठीक है। जैसे इस सिनेरियो में हम जो है वो दिसंबर 31 2010 की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तमाम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं करंट और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट का फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हो। ये वो एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास एक साल से ज़्यादा अरसे तक अगर रहेंगे आपके पास, तो ये आपके नॉन करंट असासी बन जाएंगे, ठीक है। वो असासी जो कि एक ही साल में लिक्विडेट हो जाएंगे, या आप उनको कन्वर्ट कर लोगे दूसरे एसेट्स में, या आप जो है उनको बेच दोगे, तो वो असासे या ख़त्म हो जाएंगे वो असासे, ठीक है। विद इन 1 ईयर वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके यहाँ से चले जाएंगे, तो वो आपके करंट एसेट्स होंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है कितने अरसे तक आपके पास रहते हैं, ठीक है। अगर एक साल से कम अरसे तक है आपके पास, तो उसका मतलब क्या आपके करंट एसेट है। एक साल से ज़्यादा अरसे तक है, तो उसका मतलब क्या आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे यूजुअली डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। वो हम कुछ डेप्रिसिएशन के निकालने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, ठीक है। ये बेसिकली तरीके होते हैं जिनसे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकते हो। आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है, ये तरीके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तमाम अपने असासे ढूंढेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस है, दूसरा आपके यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, या फिर आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं एंड में, ठीक है। ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं ये बिल्कुल साल के एंड वाले दिन में बनती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 31 2010, ठीक है। ये बिल्कुल एंडिंग डे वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, या ये चीज़ें जो है इनकर्ड हुई हैं, ठीक है। इनकर्ड हुई हैं मतलब नज़र आई हैं आपको, ठीक है, रिकॉर्ड में मिली है। और डेबिट बैलेंस या और जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये पूरे साल का बैलेंस होता है। यानी कि हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल जो ये खुले हो, ये मार्च के महीने में खुले हो, ट्रांसपोर्टेशन इन जो है वो अप्रैल के महीने में हुई हो, ठीक है। लेकिन ये पूरे 2010 के साल के अंदर ही इनकी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, ठीक है, या तो फिर ये इनकर्ड हुए हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले एसेट्स ढूंढते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके के फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक आप स्केलेटन फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। वो स्केलेटन फॉर्मेट क्या होता है कि आपने सबसे पहले एसेट रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, फिर आपने लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी और फिर आपने इक्विटी रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। ये स्केलेटन मेथड होता है। ये टेबल फॉर्मेट होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो पेज, एक ही पेज पे आपकी पूरी बैलेंस शीट आ जाती है, ठीक है। यूजुअली अमूमन ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो जैसे अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट और ये उठा के देखो, इनकी बेसिकली आपको फिजिकल ईयर 2021, जिस ईयर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस ईयर की आप जाके कोई भी कंपनी उठा लो, ठीक है। OGDC उठा लो, FSC उठा लो, निशात चुनान लिमिटेड उठा लो, ठीक है। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखो, और फिर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें स्केलेटन फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे हम जो है वो टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपका एक ही पेज पे पूरी बैलेंस शीट आ जाती है। चलिए हम सबसे पहले अपने असासे ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कैश है कितना, 40,000 का, तो हम कैश रिकॉर्ड कर लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करें, कौन सा असासे ढूंढ रहे हैं, करंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम एडिंग डाल देते हैं करंट एसेट्स की, ठीक है। करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होते हैं जो कि एक अरसे से ज़्यादा साल तक नहीं रहते, ठीक है, मतलब एक साल से ज़्यादा अरसे तक नहीं रहते, ये लिक्विडेट हो जाते हैं। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी बेसिकली एक एसेट की एबिलिटी होती है कि वो कितना जल्दी कन्वर्ट हो सकता है मतलब कैश में नहीं कि दूसरे एसेट्स में, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे एसेट की सलाहियत या किसी भी असासे की सलाहियत कि वो
कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या कैश में जो है वो चेंज हो जाए। तो ऐसा मतलब ये डेफिनेशन कुछ हद तक करेक्ट है, ठीक है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है लिक्विडिटी की वो ये है कि ये एक एबिलिटी होती है एक एसेट की कि वो कन्वर्ट हो जाए दूसरे एसेट में, ठीक है। कितनी जल्दी वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो बेसिकली लिक्विडिटी होती है। अब कैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड एसेट होता है, इसको हम काफ़ी हाईली लिक्विड एसेट बोलते हैं। क्योंकि कैश मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप कैश को किसी भी एसेट में या किसी भी असासे में 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप गए कैश से, आपने इन्वेंट्री ली, आप गए कैश से आपने जो है वो फर्नीचर लिया, ठीक है। तो आप मतलब इस कैश देकर आप 2 मिनट में किसी भी मतलब कैश एक ऐसा एसेट है जिसको आप 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी एसेट से, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो आप कोई भी चीज़ इससे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो कैश सबसे आपका जो है वो लिक्विड एसेट होता है। और हम जो करंट एसेट की जो लिस्टिंग करते हैं वो भी इसी मतलब इसी सीक्वेंस में करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो लेस लिक्विड एसेट होते हैं उनको हम बाद में लिखते हैं। जैसे इन्वेंट्री हो गया, या जो ऐसे एसेट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं हैं, ठीक है, तो उनको हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम लिक्विड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वैसे तो नॉर्मल यूजुअली ये होता है, लेकिन आप जिस लेवल पे आप हो तो उस लेवल पे ये मैटर नहीं करता। मतलब कि आप अपनी मतलब भले सीक्वेंस लिक्विडिटी वाला सीक्वेंस फॉलो ना करो फिर भी चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे हैं आपके यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स, ये भी आपके जो है वो एसेट्स हैं और ये बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास कोई बैड डेट एक्सपेंस है। बैड डेट बेसिकली क्या होते हैं, ये डाउटफुल डेट्स होते हैं जिसके बारे में जो बिजनेस पर्सन है वो स्केप्टिकल होता है, और मतलब उसको श्योर नहीं होता कि ये जो है वो कलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी बैड डेट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास कोई भी बैड डेट एक्सपेंस नहीं, तो हम जो है उसको डायरेक्ट एज इट इज ही 35,000 से रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स को, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए 35,000 के। अब हम नेक्स्ट हमारी देखते हैं कि कौन सा हमारे पास दूसरा एसेट्स है। आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा इंश्योरेंस जो कि आपने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। अब ये भी आपका एसेट होता है। आपके तमाम प्रीपेड जो है वो आपके एसेट्स होते हैं, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट करे, ठीक है, इसे हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपको जाके उसको सेक्रीफाइस देनी पड़े, ठीक है। तो सो लायबिलिटी इज इक्वल टू फ्यूचर सेक्रीफाइस और एसेट्स इज इक्वल टू फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। और लायबिलिटी को हम ये भी कहते हैं कि ये दूसरों के क्लेम होते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लायबिलिटी बोलते हैं। और बेसिकली अगर हम सिंपल लफ्ज़ में बोलें तो ये उधार होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है, 20,000 का। लेकिन आपकी जो साल के जब साल ख़त्म हो रहा था तो आपके पास ये इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया कितने का, 12,000 से। यानी कि आपके पास जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था वो 20,000 का था, ठीक है, और 12,000 से ही आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो आपके पास जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बचा वो कितने का बचा, ये आपके पास 8,000 का बच गया, ठीक है। तो आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपकी 8,000 की बच गई है, क्योंकि आपकी देखो अनएक्सपायर्ड जो कि एक्सपायर्ड नहीं हुआ 20,000 का था, और जो एक्सपायर्ड हो गया वो 12,000 है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे लॉजिक यूज़ करो तो आपके पास जो अनएक्सपायर्ड है यानी कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो कितने का बच गया, 8,000 का बच गया। तो हम यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस 8,000 का रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस भी रिकॉर्ड कर ली। अब आपके पास आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है, कितनी 60,000 की, ठीक है। अब एंडिंग इन्वेंट्री क्यों लिखते हैं, बिगिनिंग क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिगिनिंग जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम नहीं, क्योंकि ये हमने खर्च कर लिया। हमारे पास जो हाथ में चीज़ है या जो बिजनेस में पड़ी हुई है वो हमारी एसेट है, ठीक है। जो हमने बेच दी, सोल्ड आउट कर दी, वो तो हमारा एसेट नहीं होगा ना। तो हाथ में क्या वो कौन सी इन्वेंट्री पड़ी है हमारे पास, 60,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। December 31 जब हम अपना साल ख़त्म कर रहे हैं, अपना जो है अपनी बुक्स वगैरह सब तमाम क्लोज कर रहे हैं और नए साल की बुक्स ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 60,000 की इन्वेंट्री हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है, जो कि अनसोल्ड पड़ी हुई है, जो कि अभी तक बिकी नहीं, ठीक है। जो नहीं बिकी वो हमारा एसेट है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो अब हम इसको भी यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे 60,000 की एंडिंग इन्वेंट्री भी आ गई। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट एसेट है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट एसेट यहाँ पे
नहीं है, ठीक है। तो अब हम फिक्स्ड एसेट के पास आ जाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट पे आपके पास है सेल्स इक्विपमेंट, ठीक है। सेल्स करने के इक्विपमेंट है आपके कितने के 40,000 के। आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस तो नहीं, तो यहाँ पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट कितना 4,000 का, ठीक है। 4,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इक्विपमेंट कितने के हैं 40,000 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की हेडिंग डालेंगे पहले। तो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी लिख सकते हो। तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में आपके पास सबसे पहले सेल्स इक्विपमेंट, सेल्स इक्विपमेंट है कितने की 40,000 की, ठीक है। और इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बैड डेट का आइटम होता है, ठीक है। कितने का है 4,000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसको 4,000 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका मतलब कि ये माइनस में। अकाउंटिंग में याद रखो कि जब भी कोई अमाउंट ब्रैकेट में हो तो उसका मतलब कि उसके आगे माइनस की साइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है आपके पास सेल्स इक्विपमेंट के अलावा आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट एक एसेट जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके पास तमाम जितने भी एसेट्स होंगे वो सब डेबिट साइड पे आपको मिलेंगे, ना कि क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ डेबिट साइड पे देखना है और आपको मिल जाएंगे आपके तमाम एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास कोई भी एसेट के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ नहीं बताई हुई, ठीक है। तो ये तमाम एसेट्स हमारे हो गए। तो हम इसको जो है वो टोटल यानी कि इनका सम कर लेते हैं। टोटल एसेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स, और हम इसका सम करके देखते हैं कि कितने एसेट्स बने, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है 40,000, 40 प्लस 35 प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 40,000 अगेन एंड देन माइनस 4,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 1,79,000, ठीक है। तो टोटल जो है आपके पास टोटल एसेट्स 1,79,000 के हैं, ठीक है। अब हम अपना हमारी लायबिलिटी और इक्विटी की तरफ आ जाते हैं। लायबिलिटी भी जिस तरीके से आपके दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट और करंट एसेट्स होते हैं, इसी तरीके से ही लायबिलिटीज़ भी आपके पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटीज, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ बेसिकली वो लोन या मतलब वो उधार वगैरह होता है, या वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो क्या है आपके पास 1 साल से कम अरसे तक की होती है, यानी कि उनकी जो रीपेमेंट है आपने विदिन 1 ईयर करनी होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो मतलब जिनकी जो रीपेमेंट है वो कुछ उनका जो मतलब रीपेमेंट का जो डेट होती है या जो टेन्योर होता है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक का होता है, यानी कि उनकी जो रीपेमेंट है आपने 1 साल के बाद करनी होती है, या 1 साल, 5 साल, 3 साल, ठीक है, या 4 साल, इस तरीके से इनकी जो है रीपेमेंट का मतलब डेट होती है, ठीक है। और जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी रीपेमेंट कब होती है, विदिन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के अंदर, यानी कि 6 महीने के बाद जो है 3 महीने के बाद आपने वो चुकाने वो पैसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अमूमन करंट अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं या नोट्स पेबल आते हैं, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला करंट और नॉन करंट की, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई भी करंट नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो जिसकी वजह से लायबिलिटीज आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मिलेंगी, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल है आपकी सबसे पहले ये करंट लायबिलिटी है कितने की 25,000 की। फिर ये रेवेन्यू आ रहा है एंड देन यू हैव दिस इनकम, ठीक है। फिर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन है कितने का 80,000 का, ठीक है। बल्कि मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं हेडिंग्स डाल देता हूँ, ठीक है, करंट और नॉन करंट की, इससे ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग आ गई। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास अकाउंट पेबल जो हमारी करंट लायबिलिटी है कितने की 25,000 की, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट पेबल आ गया 25,000 का, और आई थिंक मैंने गलती से उसको 35,000 बोल दिया था। सो अगर बोल दिया हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। 25,000 है। फिर आपके पास जो दूसरी लायबिलिटी है वो है अनपेड रेंट, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कि हमारे पास December 31 को हमें पता चला कि हमारा जो अनपेड रेंट है वो 2,000 का है, ठीक है। और अगर आप इसकी एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी कि रेंट एक्सपेंस हो आपका 2,000 का और रेंट पेबल है आपका 2,000 से, ठीक है। ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएगी, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस जो है हमने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में भेज दिया था, तो रेंट पेबल किस में जाएगा
बैंक बैलेंस शीट में, ठीक है। क्योंकि ये अनपेड रेंट है, हमने अभी तक पे नहीं किया, लेकिन ये इनकट हो गया इसी महीने, तो इसका मतलब कि हमें ये पे करना है, और हमें पे करना है तो मतलब कि ये हमारा पेबल है, ठीक है। पेबल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी है? ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं, रेंट पेबल यहाँ पे, ठीक है। ये रेंट पेबल आ गया 2000 से। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा आपके पास कोई और करंट लायबिलिटी तो नहीं, तो करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे लोन लिया हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास है 80,000 की। और यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे भी कोई और लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के या नॉन करंट लायबिलिटी के हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। अब हम जो है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें या नॉन करंट लायबिलिटी जो है हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि हमारा कितना है? लॉन्ग टर्म लोन है 80,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया हमारा 80,000 का। अब हम जो है कैपिटल की या इक्विटी की हेडिंग डालेंगे, ओनर्स इक्विटी। अच्छा, ओनर्स इक्विटी हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। अगर ये पार्टनरशिप का बिजनेस होता तो हम डिफरेंट ओनर्स के नाम लिखते हैं, और ये लिखते हैं जिसे मतलब इस तरीके से लिखते हैं, अहमद इक्विटी और फारूक इक्विटी, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता। और चूंकि ये जो है वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ओनर्स इक्विटी। अगर ये फर्ज करें कि ये कॉरपोरेशन होती या कंपनी होती, तो हम क्या लिखते हैं? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती, प्राइवेट नहीं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती, तो हम उसको ऑनर्स इक्विटी मतलब स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। और ऑनर्स इक्विटी ये हेडिंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैपिटल इस बंदे का कितना है, या जो भी बिजनेस कर रहा है उस बंदे का या इस बिजनेस का कितना है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो इसका मतलब आपको ये क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा। तो आपके पास कैपिटल कितना है? 1,20,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल 1,20,000 का, ठीक है। अब हम कैपिटल में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो आपके पास नेट लॉस आ रहा है कितने का? 36,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे नेट लॉस को, ठीक है। नेट लॉस कितना आ रहा था? 36,000 का। तो यहाँ पे 36,000 लिख लिया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, तो इसका मतलब कि ये माइनस में। और उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है ड्राइंग्स, जो कि कैपिटल से निकलती है, क्योंकि वो काउंटर कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल को घटा देता है, ठीक है। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है कि जब ओनर जो है अपने बिजनेस से पैसे निकाल के उस पैसे कुछ चीज़ें या एसेट जो है विड्रॉ करके जाता है, ताकि वो उसको पर्सनली यूज़ कर सके, या उसको जो अपने पर्सनल कामों में यूज़ कर सके, या पर्सनल यूज़ के लिए वो निकालता है उसको, तो हम उसे जो है वो ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ड्राइंग्स होंगी वो डेबिट साइड पर होंगी, क्योंकि कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल को घटाता है, तो उसको कैपिटल को घटाने के लिए खुद को जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, तभी जाके ये क्रेडिट डेबिट आपस में निलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। मतलब निलीफाई नहीं हो जाएंगे, लाइक वो उसको कम कर देगा कैपिटल को, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंटिंग की ड्राइंग्स हमेशा जो है वो एक तरीके से वो कैपिटल को घटाता है, ठीक है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ड्राइंग्स कितने की? 12,000 की ड्राइंग्स उसने विड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे इनको भी, ड्राइंग्स को भी। कितने की हैं ये? 12,000 की, ठीक है। और ये भी माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम टोटल करेंगे इन सबको, लायबिलिटी प्लस इक्विटी को, और हमें देखना है कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये मैच नहीं होता है तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे कोई घपला वगैरह किया है, या यहाँ पे हमें कोई चीज़ वगैरह मिस कर दी है। और अगर ये बैलेंस हो जाता है, यानी ये बराबर आता है टोटल एसेट्स के, तो इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर आ गया। तो हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हमारे पास 25,000 है, इसमें ऐड कर देंगे 2,000, फिर इसमें ऐड कर देंगे 80,000, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 120,000, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट नेट लॉस विच इज़ 36,000, ठीक है। देखो 36 मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर हम आपके पास से 12,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 1,79,000। तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। और इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।